गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर 4। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स एंड द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे पास हमने डी ऑर्बिटल की शेप स्टडी की थी, एस की भी की थी, पी की भी। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि डी ऑर्बिटल्स में जो ऑपोजिट लोब्स होते हैं वो सेम साइन के होते हैं और दोनों होते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी। तो एक लोब पॉजिटिव का होता है फुल ऑपोजिट और एक लोब फुल नेगेटिव का होता है। ठीक है, जबकि पी ऑर्बिटल में क्या होता है कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव होते हैं और आपके पास शेप कैसी होती है? डबल डम्बल शेप होती है। डी ऑर्बिटल्स की कैसी शेप होती है? डबल डम्बल शेप होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और पी ऑर्बिटल की कैसी होती है? डम्बल। और डोनट शेप क्या होता है? डी जेड स्क्वायर के लिए डोनट शेप होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है एनर्जी लेवल डायग्राम्स। ठीक है, तो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए पढ़ना है? फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन एटम में क्या है? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एल पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एन 1 है, 2 है, 3 है। 1 की एनर्जी कम होगी, 2 की थोड़ी ज़्यादा, 3 की ज़्यादा। बट मान लो 2 के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स है ना, हमारे पास 2s है एंड 2p है। तो डिफरेंट जो ये डिफरेंट सबशेल्स है, 2s सबशेल है, 2p सबशेल है, इनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बट जैसे जैसे n इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से इंक्रीज़ हो जाता है। बट इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम शेल में है, n2 में है तो 2s और 2p की एनर्जी सेम रहेगी, n3 में है तो 3s 3p 3d की सेम रहेगी। बट ये किस में है? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले केस में, मींस हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, बट अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करते हो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में क्या होता है? एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी एनर्जी डिपेंड करती है, एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर भी एनर्जी डिपेंड करती है। तो वो सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं करती, दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपके पास ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, अगर आप n1 की बात करते हो तो 1s ऑर्बिटल होता है, उसमें सबशेल होता है। अगर n2 की बात करते हो तो 2s सबशेल होता है और 2p सबशेल होता है। अगर n3 की बात करते हो तो 3s 3p और 3d सबशेल होते हैं। n4 की बात करते हो तो 4s 4p 4d आगे होते हैं। ठीक है, तो अब 1s है तो 1s लोअर, n1 है तो लोअर एनर्जी होगा, n2 है थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल है तो दोनों की एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। इसका रीज़न हम पढ़ेंगे एनर्जी डिफरेंट क्यों है। तो 2s की कम है, 2p की ज़्यादा है, फिर 3s की कम, 3p की ज़्यादा, उसके बाद 4s आ जाता है, देन 3d एंड 4p। ये होता कब है? जब आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, मीन्स फॉर सेम वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू सेम है तो मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ L हायर इज़ द एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2p और 2s है आपके पास, n की वैल्यू दोनों में क्या है? सेम है, 2 है, बट यहाँ पर L की वैल्यू 1 है, यहाँ L की 0 है। तो हायर द वैल्यू ऑफ L हायर इज़ द energy value. Now what is the reason for different energy pattern of hydrogen atom and multi electron atom? There are many factors on which the energy depend. First is the nuclear charge, second is the principal energy level, and third is the presence of electron in lower energy level. तो 3 factors हैं जिस पे energy depend करती है। तो अब आप रीज़न को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस। ये कोई n इज़ इक्वल टू 1 शेल है, फिर n इज़ इक्वल टू 2 शेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1s में है। ठीक है, मान लो 2s और 2p की बात करेंगे तो 2s में भी इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में भी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, और न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो जो न्यूक्लियस के पास आउटरमोस्ट शेल, जो आउटरमोस्ट शेल के पास न्यूक्लियर चार्ज जाएगा वो कैसे जाएगा? पहले इनर इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, फिर आगे वो पास होगा।
अगर इनर इलेक्ट्रॉन के पास पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है बाहर वाले के पास, तो इसका मतलब जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो तो आउटर मोस्ट तक पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिड्यूस होके आउटर मोस्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि पहले वो इनर इलेक्ट्रॉन के पास गया फिर वो आउटर इलेक्ट्रॉन के पास गया। तो इसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको एक्चुअल फील नहीं कर पाते, उसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम फील करते हैं। तो इसका मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो एक स्क्रीन क्रिएट कर देते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कि चार्ज उनके पास कम पहुँचे, न्यूक्लियर चार्ज उनके पास कम पहुँचे। तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। अब आपके पास 2s और 2p है, अब इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है s, p, d एंड f। पेनिट्रेटिंग पावर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। S की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और तो हमारे पास S की पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, ज़्यादा, फिर P की, फिर D की, फिर F की। तो मीन्स S जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज़र होगा, 2p थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है। तो अब मान लो 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी इलेक्ट्रॉन है, तो 2s जो है इलेक्ट्रॉन 2p के इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको कम कर देगा, और 2p पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगी न्यूक्लियस के साथ, कंपैरेटिवली 2s के कम होगी, तो एनर्जी क्या होगी, 2p की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग लोअर एनर्जी लेवल, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करते हैं tends to reduce the effect of nuclear charge on the electron present in the outer shell। तो जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल के लिए न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड और स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर देते हैं, वो शील्ड कर देते हैं या स्क्रीन कर देते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट एंड दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। हर ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करता है पेनिट्रेशन पावर पर। देयरफॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स दैट इज s, p, d एंड f एक्सपीरियंस डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है हर ऑर्बिटल की। 2s है, 2p है जैसे। वेयर एज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड देयरफॉर नो शील्डिंग इफेक्ट। हाइड्रोजन एटम में जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तो 2s है तो उसकी 2p के इक्वल ही होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर कोई स्क्रीनिंग शील्डिंग नहीं होती, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या स्क्रीन करेगा क्या शील्ड करेगा, ठीक है। देयरफॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल विल हैव सेम एनर्जीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, अब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको प्रिंसिपल सारे पढ़ा दिए हैं कि फिलिंग कैसे करनी है, ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन और होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल में बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज़ बोहर-बरीज रूल, ठीक है। बोहर-बरी रूल क्या बोलता है कि ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ n+l, orbitals with lower value of n+l has lowest energy। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3d और 4s है, ठीक है। यहाँ पर n+l की वैल्यू देख लेते हैं, n कितना है 3, l कितना है 2, तो वैल्यू कितनी होगी 5। यहाँ पर n कितना है 4, l कितना है 0, वैल्यू कितनी होगी 4। तो ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n+l हैज़ लोवेस्ट एनर्जी। लोअर वैल्यू यहाँ पर n+l की 4 है, यहाँ 5 है, तो 4s की एनर्जी क्या होगी कम, 3d की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। इफ़ सेम n+l, अगर n+l की वैल्यू क्या है सेम, then orbital with lower value of n will have lower energy। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n+l की वैल्यू सेम है, 4 है, इधर भी 4 है, तो उन्होंने बोला जिनकी फिर अगर n+l की वैल्यू सेम होगी तो उनका n देखना है। n with lower value of ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। यहाँ पर n 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 वाले की एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, तो 4s की ज़्यादा है और 3p की क्या है कम है, ठीक है। तो अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे स्टडी करेंगे, एक्चुअल में रूल क्या है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के। वो 3 रूल्स हैं, ऑफ-बो, पॉली एक्सक्लूजन और होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ऑफ-बो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द ऑर्बिटल्स।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमने इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डालें एक ऑर्बिटल में तो दैट विल बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। होर्न्स मल्टीप्लिसिटी रूल क्या बोलता है कि तब तक आप पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक ऑर्बिटल सारे सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये एस ब्लॉक है, हमें पता है। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। ये हमारे पास पी ब्लॉक है, ठीक है, और नीचे हमारे पास एफ ब्लॉक है। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक है। तो आपको पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो पी ब्लॉक की आप जनरल जैसे स्टडी करते हो 12th क्लास में, 11th क्लास में, तो आपने जैसे पढ़ा है बस वही सब है, ठीक है, वैसे ही आपको लर्न करना है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हीलियम का 2s2, ठीक है, बोरोन का क्या होता है, ये लिथियम 2s1, बेरिलियम 2s2, यहाँ पर 2s2 2p1, फिर कार्बन का 2s2 2p2। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस चलता जाएगा 2s2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6। फिर यहाँ पर 3s 3p आ जाएगा, 4s 4p 5s 5p 6s 6p। तो ये तो आपको मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है एज सच। 1s1 है, 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। फिर यही 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेन चीज़ अब जो आपने देखनी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए देखनी है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ है एक्सेप्शन जो आपने देखना है। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके पास क्या है, सबसे पहले तो ये 3D एलिमेंट है। कौन से हैं, 3D। आप इसको कैसे लिखोगे, 3D में 3D1 यहाँ से शुरू होता है, 3D1 4s2, ये 4s वाली लाइन है, तो ये क्या है 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। अब यहाँ पर क्रोमियम के लिए एक्सेप्शन है, ये तो आपको याद ही रखनी है। हम 3D4 4s2 लिखना चाहिए, वैसे हम क्या लिखते हैं 3D5 4s1। फिर यहाँ पर क्योंकि हाफ फिल्ड है ये, फिर 3D5 4s2, 3D6 4s2, फिर 3D7 4s2, फिर 3D8 4s2। यहाँ पर 3D9 आना चाहिए, बट यहाँ पर 3D10 4s1, देन देयर इज़ 3D10 4s2, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ है। उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल भी लर्न होना चाहिए। ट्रिक तो मतलब मेरी जो ट्रिक है उससे सिर्फ शायद मैं ही लर्न कर सकती हूँ। तो मैंने तो डी ब्लॉक ऐसे याद किया है, SC T कर मन फी कोनी कू ZN, SC वायला T जरहफ V नब्टा CRMOW मन टिकरे फीरू ओस कोरू इर नी पड़पट कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी। तो आप कैसे भी लर्न कर सकते हो, आपके पास इजी वे होगा लर्निंग का। अब आपको मैं समझाती हूँ कि अगर आपके पास डी ब्लॉक की सेकंड सीरीज़ है, 3D1 4s 3D 4s वाली तो होगी है सीरीज़, मैंने समझा दी। अब ये वाली सीरीज़ कैसे लर्न करनी है आपने, लर्न मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखनी है। तो मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। आपने याद रखना है कि 4D वाली सीरीज़ में 3, 6 और 9 ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, मतलब D3 भी नहीं होगा, D6 भी नहीं होगा और D9 भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, इसका तो क्या लिखेंगे 4D1 5s2, इसको क्या लिखोगे 4D2 5s2। अब क्या आना चाहिए 4D3 5s2, बट मैंने क्या बोला 3 नहीं आएगा तो हम 4D4 लिखेंगे। अगर 4D4 लिखोगे तो 4D4 यहाँ पर क्या आना चाहिए 5s1 आना चाहिए, ठीक है। 4 के बाद फिर क्या लिखोगे
4d5 5s1, फिर अगेन 4d5 5s2, ठीक है। 4 के बाद 5 आएगा, ये तो आपको याद रखना है कि 4d5 5s1 करना है, फिर 4d5 5s2 करना है, फिर 6 वाला नहीं लिखना। तो वैसे तो 4d6 6s2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 6 की जगह मुझे यहाँ 7 करना है, तो s का एक कम कर दूंगी, तो 4d7 5s1, ठीक है। फिर 4d8 5s1, अब 9 वाला नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4d9 5s1 होना चाहिए, बट 4d9 वाला मैं उठा रही हूँ, तो यहाँ पर 4d10 आएगा, ठीक है। 9 5s1 है, बट यहाँ मैंने 10 कर दिया, तो 5s में तो 0 रह जाएंगे, फिर इसको फिर 10 रखना है, 4d10 5s1, देन 4d10 5s2, 4d10 5s2। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि सेकेंड वाली सीरीज़ में 3 6 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 4d वाली होगी, अब 5d वाली और 6s वाली सीरीज़ है, उसमें 8 नहीं आता, d8 नहीं कंसीडर करते हम, ठीक है। तो उसमें क्या है, लैंथेनम, हॉफनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, ठीक है। अब 5d वाली सीरीज़ है, तो 5d से शुरू करेंगे, 5d1 6s2, 5d2 6s2। इसमें याद रखना है कि यहाँ से 4f शुरू हो जाता है, तो ये लेंथ यहाँ पूरा 4f फिल हो जाता है, फिर ये आता है, तो 4f 14 ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ मैं लिखूँगी नहीं, आगे सब में फिल्ड है, ठीक है। 5d2 6s2, देन 5d3 6s2, 5d4 6s2, देन 5d5 6s2, देन 5d6 6s2, 5d7 6s2। अब क्या होना चाहिए, 5d8 6s2 होना चाहिए, बट 5d8 नहीं लिखना, तो 5d9 6s1, देन 5d10 6s1, देन 5d10 6s2। तो ये आपको याद रखना है कि उसमें 3 6 9 वाली टर्म नहीं है, इसमें 8 वाली टर्म नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास एक्टिनियम वाली सीरीज़, एक्टिनियम वाली सीरीज़, तो वो हम लर्न करते नहीं है, बाकी उसमें आप कर सकते हो, उसमें 9 वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब 6d9 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इजी वे है लर्निंग का कि 3 6 9 वाले नहीं है, यहाँ 8 नहीं है d ऑर्बिटल में, और यहाँ 9 नहीं है d ऑर्बिटल में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है, आपने लेंथेनाइड्स के लिए देखना है, बट लेंथेनाइड के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड लेंथेनम से शुरू है, दैट इज़ 57 to 71, और एक्टिनाइड्स जो हैं वो 89 to 103 एक्टिनियम से शुरू है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 4f जो है वो 1 to 14 है, ठीक है, 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। 5d में 0 to 1 और 6s में 2 ही रहेंगे, यहाँ पर 5f है 1 to 14, 6d में 0 to 1, 7s में 2 ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक रूल है कि जो लेंथेनम है उसमें 2 और 8 f में नहीं आता, ठीक है, और जो एक्टिनियम है उसमें 1 5 और 8 f में नहीं आते, मतलब f में 2 इलेक्ट्रॉन f2 नहीं शो होगा और f8 नहीं शो होगा, और यहाँ पर f1 f5 और f8 नहीं शो होगा, ठीक है। तो लेंथेनम तो हमें पता है क्या होता है, 5d1 6s2, अभी देखा हमने 5d1 6s2। अब यहाँ पर 4f की स्टार्टिंग होनी है, तो 4f1 होगा, ठीक है, 5d एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है और वो 4f में करा दिया, 4f1 5d1 6s2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 2 नहीं होगा, अगर यहाँ पर नेक्स्ट आता तो क्या आता, 4f2 5d1 6s2, बट यहाँ 2 नहीं करना, यहाँ 3 करना है, इसका मतलब d वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4f3 5d0 6s2, ठीक है।
फिर 4f4, ठीक है, 5d0, 6s2, ठीक है, फिर 4f5, 5d0, 6s2, ठीक है, ये चलता जाएगा। यहाँ 4f6 आ गया, यहाँ 4f7 आ गया। अब यहाँ पर 4f7 तो आ गया है, अब यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 4f7, 5d1, 6s2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 7 के बाद, 7 तो हमने हाफ फिल्ड के लिए ला दिया, ये याद रखना है आपने। फिर 7 के बाद अब यहाँ पर 8 नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4f9, फिर से क्या हो जाएगा, 5d0, 6s2, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल फिल करोगे, 4f10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 5d0, 6s2, फिर यहाँ पर 4f10 हो गया, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, फिर यहाँ 14, फिर से यहाँ 14 करना है आपने, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या होगा, 4f14 होगा, क्योंकि 14 के अलावा हो नहीं सकता, ठीक है। अब एक्टिनियम में क्या है, 1, 5 और 8 नहीं लाना आपने, तो ये तो आपको पता है इसका क्या होता है, 61, 7s2, ठीक है। यहाँ पर होना तो क्या चाहिए, 5f1 होना चाहिए, बट f में शो नहीं करना, तो वो किस में डाल देते हैं, d में। तो यहाँ पर 5f0, 6d2, 7s2 हो गया, ठीक है। अब 1 नहीं लाना, बट 2 तो लाना है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 5f2, 6d1, 7s2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5f3, यहाँ पर 5f4, फिर यहाँ 5f5 नहीं लाना, तो हमने क्या लाना है, 5f6, 5f6, 6d0, 7s2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 5f7, 6d0, 7s2, फिर से क्या लाना है, 5f7, 6d1, 7s2। अब 8 नहीं लाना, तो होना तो क्या चाहिए, 5d8, 5f8, 6d1, 7s2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5d9, 5f9, 6d0 और 7s2। फिर यहाँ 5d10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 5d12 हो गया, यहाँ 5d13 हो गया, यहाँ पर 5d14 विद 0, 60, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 5f14, 61, 7s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे लर्न करनी है कि किस में क्या नहीं आता है। F में F2, F8 नहीं आता, लेंथेनाइड में, एक्टिनाइड में F1, 5 और 8 नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मान लो जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है फॉर एटॉमिक नंबर 53 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप ये लर्न कर लो कि हीलियम का 2 है, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनोन 54, रेडॉन 86। तो 53 के लिए लिखनी है। उससे पहले क्या आता है, 36 ला दिया आपने। फिर देखना है कि ये कौन से उसमें लाए करता है, शेल में, मतलब कौन से पीरियड में। तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि p ऑर्बिटल है कि s से कौन सा है। तो 5s2 5p5 हो गया, और d ऑर्बिटल इसमें फुली फिल्ड होगा 4d 10, जितने बचे वो d में डाल दिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 81 का लिखना है। मान लो 81 54 जिनोन तो कवर कर लेगा। अब 81 p ब्लॉक है कि कैसा है, p ब्लॉक है ये, ठीक है, p ब्लॉक एलिमेंट है। तो p ब्लॉक का कौन सा है, जिसमें 6s2 6p1 आता है। अब उससे पिछला जो बचा 4f और 5d फुली फिल्ड होगा, 4f14, 5d 10। तो ये आपने देखना है और अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास, आपने देखा कि हमने कुछ हाफ फिल्ड रखी ऑर्बिटल्स, जैसे 3d5 है, ठीक है। तो हाफ फिल्ड का रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उस स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स है। अगर आप हाफ फिल्ड रखते हो, मान लो ये 3d4 4s2 है, कैसा दिखेगा,
4s2 और 3d4 कैसा दिखेगा 1 2 3 4, कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है। बट 3d5 4s1 कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन सिमेट्री, ठीक है। तो एक तो सिमेट्री होती है और सिमेट्री क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। देन देयर इज अ टर्म एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू लार्जर एक्सचेंज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन, तो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। एक्सचेंज होता है क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑफ सेम सबशेल। सेम सबशेल के एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट होने को शिफ्टिंग एनर्जी बोलते हैं, मतलब एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 4 ऑर्बिटल है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 3d4 4s2 रखते हो, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज होने का जो प्रोसेस है उसके कितने वेज हैं, 6 वेज हैं। ये इलेक्ट्रॉन इससे हो सकता है, ये इससे और ये इससे। फिर सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन इससे तो यहाँ हो चुका, अब इन दोनों से हो सकता है। थर्ड वाला इससे हो सकता है। तो टोटल कितने वेज हो गए, 6। बट अगर आप 3d5 रखते हो तो टोटल वेज कितने आते हैं, 10। तो एक्सचेंज एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, 3d5 में। मीन्स एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सचेंज इज मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनकपल द इलेक्ट्रॉन। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रिलीज होती है देन द, अगर आप इलेक्ट्रॉन को अनकपल करते हो उससे ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने में। तो इसलिए 3d5 4s1 क्या है, ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लेटर्स रूल। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज स्लेटर रूल, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। एंड ऑफलाइन क्लास में मैंने आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा के देखनी है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो वो आपने ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछना है। थैंक यू।